मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा है और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ा है और उनके यौगिकों का किस तरह से नामकरण करते हैं, यानी उन यौगिकों के कैसे नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी हमने वो भी पढ़ी है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, साबुन व अपमार्जक। यानी कि इसमें हमें ये पढ़ना है कि साबुन कैसे बनाते हैं और साबुन बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, और अपमार्जक क्या होते हैं, जो हमारे जितने भी सर्फ आते हैं, डिटर्जेंट जिसे हम निरमा कहते हैं, इसे कैसे बनाते हैं और इसका कैसे सफाई की इसकी क्या प्रक्रिया होती है, हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि साबुन क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है। तो साबुन होता क्या है? साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण ही साबुन बनाते हैं। तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन के से साबुन प्राप्त होने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो उच्च अणुभार वाले हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, वो सोडियम और पोटेशियम लवण जो होता है वो साबुन बनाते हैं। हम इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जो उच्च अणुभार वाले, हमें पता है जो उच्च अणुभार का मतलब है जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे CH2 COO है, तो हम इसे उल्टा लिख रहे हैं OCO, और C17H35 C17H35। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, अर्थात ये उच्च अणुभार, इनका जो भार है, अणु का भार है वो ज़्यादा है, C17H35। ऐसे ही ये CHOCO C17H35, यहाँ पे एक H कम हो जाएगा, नीचे फिर CH2OCO C17H35। ये होता है बसा। जब बसा और क्षार की अपक्रिया करवाई जाती है NaOH, यहाँ पे ये है क्षार। जब भी बसा और क्षार की अपक्रिया करवाई जाती है, यही हमारी थ्योरी में लिखा है, जब भी बसा और क्षार की अपक्रिया करवाई जाती है तो साबुन बनता है। साबुन कैसे बनता है? यहाँ से ये C17H35 COO अलग निकल जाता है, C17H35 COO, और इसके साथ Na जुड़ जाता है। इस तरह से इसके साथ Na जुड़ जाता है, तो यहाँ पे बनता है C17H35 COO Na, और इसके साथ साथ में बनता है इसी तरह से ये CH2 यहाँ पे, तो हमने यहाँ CH2 उतार लिया, CH2, और इसके साथ OH जोड़ दिया, OH। इसके नीचे यहाँ पे CH है, तो हमने CH ले लिया, CHOH। फिर नीचे फिर CH2 है, फिर हमने CH2 उतार लिया, और OH यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे 3 बार लगाया, तो हमें 3NOH लगा देंगे। तो ये बना हमारा ग्लिसरॉल, और ये बना हमारा सोडियम स्टेरेट, ये हमारा सोडियम स्टेरेट बना। इसी को हम, ये एक सोडियम स्टेरेट एक लवण है, इसी को हम साबुन कहते हैं। जो साबुन का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, सोडियम स्टेरेट। हम देख लेते हैं, हमने इसी प्रकार से साबुन बनाया है। तेल और बसाओं के क्षारीय जल अपघटन से, कैसा क्षारीय, जब बसा और क्षार मिलते हैं तो साबुन बनता है। ये साबुनीकरण की रिएक्शन है, और ये उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनते हैं, क्योंकि ये कैसे हमारे उच्च अणुभार कार्बन के कंपाउंड हैं, तो ये कार्बन के यौगिकों से मिलकर साबुन बनता है। लेकिन उच्च अणुभार वाले, जब ये बसा और NOH मिलते हैं तभी जाके साबुन बनता है। अब हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे यही लिखा CH2OCO C17H35 CHO C17H35 CH2CO C17H35 और NaOH से कराया, तो यहाँ पे बना CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल, और C17H35 COO Na, यानी कि सोडियम स्टेरेट। क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लगा दिया था, तो यहाँ भी हम 3 लगा देंगे, क्योंकि 3 Na है, और ये बैलेंसिंग करने के लिए। बाकी हमारा जो मेन कंटेंट बना वो है C17H35 C17, बाकी जो हमारा मेन कंटेंट है वो ये बना C17H35 COO Na, सोडियम स्टेरेट। तो ये है साबुनीकरण की अपक्रिया। अगला हम देख लेते हैं कि साबुन बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थों की ज़रूरत होती है वो होती है वनस्पति तेल। नंबर 1 हमें वनस्पति तेल चाहिए होता है, फिर कास्टिक पदार्थ चाहिए होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल चाहिए होता है, ब्रोजा चाहिए होता है, रेजिन चाहिए होता है, फिर साबुन को सुगंधित बनाने के लिए उसमें कुछ सुगंधित रंग, अच्छा रंग देने के लिए रंग चाहिए होता है, सुगंधित पदार्थ चाहिए। तो ये साबुन बनाने के लिए हमें प्रयुक्त पदार्थ की ज़रूरत होती है। इसके बाद साबुन की स्वच्छीकरण अभिक्रिया। स्वच्छीकरण की, साबुन किसी भी गंदगी को किस तरह से साफ़ करता है, यानी कि साबुन किस तरह से कपड़े को स्वच्छ करता है। तो हमें पता है C17H35 COO Na, ये साबुन का फॉर्मूला होता है, सोडियम स्टेरेट। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो C17H35 है एल्किल ग्रुप है, और COO Na एल्किल ग्रुप है। ये यहाँ पे R क्या है, ये एल्किल ग्रुप है। तो ये अगर जब भी टूटता है, आयनिक इसके जब भी टूटते हैं, तो ये टूटता है RCOO- और Na+ में।
ये एसीटेट मूलक होता है COO माइनस, ये माइनस COO एसीटेट मूलक है और Na प्लस में है। तो ये R क्या है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या है, C17H35। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, जैसे कि मैथिल CH3 C2H5, ये सारे के एल्किल ग्रुप हैं। ऐसे ये भी C17H35 एक एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे जब हम इस साबुन को जल में घोलते हैं, ये साबुन का फॉर्मूला है, जब भी हम इसे जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूटता है और ये कोलाइडी विलयन बनाता है। ये वाला जो R जो है ये कैसा है हमारा, ये अध्रुवीय है। R पे कोई ध्रुवीय नहीं है, R पे कोई प्लस माइनस नहीं है, अध्रुवीय है। अर्थात ये क्या करता है, ये तेल स्नेही होता है हमारा, तेल स्नेही होता है, तेल स्नेही होता है। और COO माइनस हमारा जल विरोधी होता है। तो यहाँ पे दो आयन होते हैं, तेल स्नेही और जल विरोधी। तो तेल स्नेही क्या करता है, जो कपड़े में चीकट होती है, जो भी गंदगी होती है उसके साथ वो जुड़ जाता है। और द्रव विरोधी क्या करता है, द्रव विरोधी उस चीकट को कमज़ोर कर देता है और द्रव के माध्यम से वो कपड़े का मैल हट जाता है। और Na+ क्या करता है, उस कपड़े का जो पृष्ठ तनाव है उसको कम से कम कर देता है, जिससे कि जो गंदगी है वो अंदर से कितनी भी अंदर हो तो पृष्ठ तनाव कम कर देने के कारण गंदगी के जो कण हैं वो अधिकतर बाहर आ जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव को कम करता है Na। और ये क्या करता है, कपड़े की गंदगी को बाहर निकालता है। ये क्या करता है, चीकट के साथ अपक्रिया करता है, यानी कि ये उस मैल के साथ अपक्रिया करता है। तो इस तरह से यहाँ पे साबुन की स्वच्छीकारक अपक्रिया कहलाती है। इसमें केवल हम यही लिखेंगे कि RCO माइनस ये एक एल्किल ग्रुप है, इसमें ये जल विरोधी है, ये तेल स्नेही है, ये जल विरोधी है और ये पृष्ठ तनाव को कम करता है। यही हमारी थ्योरी है। हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार, सेम टू सेम यही थ्योरी लिखी गई है जो मैंने बोली है। साबुन को जल में घोलने पर साबुन के अणु आयनित हो जाते हैं, जैसे ही जल में घोला वो आयनित हो गए। अब इसके अंदर ऋणायन RCOO माइनस में दो भाग होते हैं। इनमें उपस्थित R एक लंबी श्रृंखला वाला एक लंबा एल्किल समूह, ये अध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है, इसके कारण जल विरोधी है तथा तेल का स्नेही है, तेल स्नेही है। इसमें उपस्थित कार्बोक्सिलिक लेट समूह इस कारण का जल स्नेही होता है। इस कारण साबुन जल में घोलने पर RCOO माइनस समूह कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ये कैसा विलयन बनाता है, जब भी हम साबुन पानी में घोलते हैं तो ये कोलाइडी विलयन बनाता है। और ये कोलाइडी विलयन क्या करता है, जितनी भी गंदगी होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अब जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी के साथ बह जाती है। ये इसकी ये कुछ इस तरह से बताया गया है कि मिसेल यहाँ पे ये क्या है, जैसे कि ये सेंटर में दे रखा है हमारा, ये जैसे सेंटर में दे रखा और यहाँ से ये गंदगी निकल रही है। इस तरह से हमने ये मिसाइल बना रखे हैं कि यहाँ पे जो है ये सारे Na+, इस तरह से ये मिसेल की संरचना बना रखी है। ये साबुन की स्वच्छीकारक अभिक्रिया है। ये साबुन की स्वच्छीकारक जो अभिक्रिया होती है उसको दर्शा रखा है किस तरह से होती है। तो हमने बता दिया कि इसमें ये द्रव तेल स्नेही होता है और ये जल विरोधी होता है और ये क्या करता है, इसके पृष्ठ तनाव को कम करता है, जिससे कारण उसकी गंदगी दूर हो जाती है। यही हमने लिखा है कि इसके अतिरिक्त साबुन में धनायन Na+, K+ होते हैं। ये क्या करते हैं, साबुन जो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिसके कारण साबुन जो है अंदर तक पहुँच जाता है और अच्छी तरह से कपड़ा साफ हो जाता है। इसके आगे है अपमार्जक या डिटर्जेंट या निरमा। अब हम पढ़ रहे हैं अपमार्जक। जो अपमार्जक का उपयोग होता है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ आघुलनशील अपक्षेप नहीं बनाते हैं। इस प्रकार ये अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सिर धोने के शैम्पू में भी अपमार्जक का उपयोग होता है। अपमार्जक का यूज किया जाता है कपड़ों को साफ करने के लिए। और ये अगर ये अपमार्जक कठोर जल के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, जबकि साबुन कठोर जल के साथ रिएक्शन नहीं करता। बस ये हैं अपमार्जक और साबुन, यही हमें पढ़ने थे। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ ले रहे हैं जो NCERT बुक में केवल हेडिंग दे रखी है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है। तो उस टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप कोयला है, ग्रेफाइट है, फुलरीन्स हैं, ये कार्बन के दूसरे रूप हैं, लेकिन इनके सब के बारे में या इनकी संरचनाएं हमारी बुक में नहीं दी गई NCERT में, जबकि ये चीज़ें बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हम पढ़ लेते हैं जो कार्बन के जो यौगिक हैं इनकी विशेषताएं बहुत सारी होती हैं। तो जैसे कार्बन के अपर रूप हैं, ये कार्बन यौगिक की विशेषताएं ही हैं। तो यौगिकों की संख्या, कार्बन की हम ये हालांकि बता चुके हैं कि कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कार्बन ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब तक लगभग 20 लाख से अधिक कार्बन यौगिकों की खोज हो चुकी है, जबकि अकार्बनिक केवल 1 लाख ही हैं। जो अकार्बनिक हैं यानी कि कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों से मिलकर बने हुए यौगिक केवल 1 लाख ही, जबकि कार्बन अकेले के 20 लाख से अधिक हैं। समावयवता, कार्बन के जितने भी यौगिक हैं अधिकतर समावयवी हैं। समावयवी वो होते हैं जो एक जैसे ही अवयव रखते हो लेकिन उनके गुणधर्म अलग हो, जैसे ग्लूकोज और फैक्टोज दोनों के जो समान अवयव हैं, उनके जो संरचना सूत्र वो अणु जो है वो समान है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो गुण हैं वो अलग अलग हैं। ऐसी अभिक्रियाओं की गति, कार्बनिक जो अभिक्रियाएँ होती हैं धीमे होती हैं और अकार्बनिक अभिक्रियाएँ तेज होती हैं। कार्बन की जितने भी कंपाउंड होते हैं इनकी अभिक्रियाएं धीमे होती हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं तेज होती हैं। कार्बन के अपर रूप मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कार्बन प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है, जिसके कारण इसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न तथा रासायनिक गुण भी समान होते हैं। इन रूपों में इस तत्व को अपर रूप कहते हैं, यानी कार्बन का भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना ही अपर रूप कहलाता है, एक से ज़्यादा रूप अपर रूप। सबसे पहला है हीरा। हीरा कार्बन का सबसे ही बहुमूल्य अपर रूप है। हीरा बहुमूल्य आभूषणों के रूप में उपयोग किया जाता है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो कि एक बहुत ही लंबी अवधि में खानों में, कोयलों की खानों में बनता है। तो ये हमने हीरे के बारे में पढ़ा। और हीरे की संरचना कुछ इस तरह की होती है। ये है हमारी हीरे की संरचना। ये हीरे की संरचना है और हीरे के बारे में लिखना है कि कैसे ये बनता है और कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हम इसे कांच को काटने तथा रोकने, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कांच को काटने तथा रोगडील बनाने के काम में आता है। और हीरे की संरचना अत्यधिक जटिल होती है तथा अत्यधिक कठोर होती है। तो हीरे के बारे में लिखना है और इसकी संरचना बनानी है। अगर पूछ लिया जाए कि कार्बन के अपर रूप क्या है, समझाइए, तो हीरा लिखना है, हीरो को समझाना है, हीरे की संरचना बनाना है। फिर उसके बाद लिखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन की तरह ही है, यह कार्बन का ही बना होता है। ग्रेफाइट की संरचना बहुत ही सरल होती है। इसमें दुर्बल वैन डर वाल्स बल तथा होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, दुर्बल वैन डर वाल्स बल। ये बहुत ही मुलायम होता है, ये जल्दी टूट सकता है। लेकिन हीरा में बहुत ही ज़्यादा मजबूत बंद होते हैं। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट होती है ये मुलायम होती है, ये जबकि ये भी कार्बन का ही रूप है। तो इसमें इलेक्ट्रोड बना, ये किसके काम में आती है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आती है। और ऊंचे ताप पर काम करने वाली मशीनों में ग्रेफाइट एक स्नेहक या ल्यूराकेंट के रूप में यूज की जाती है। तो ये इसके यूजेज हैं। अगला है कोयला। कार्बन जो है प्रकृति में कोयले के रूप में भी पाया जाता है। और कोयला हमारा 4 तरह का होता है, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट। जो पीट नाम का कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ही कम होती है 60%, लिग्नाइट में 70%, बिटुमिन में 78% और एंथ्रासाइड में 90%। सबसे अच्छा जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है और वो होता है हमारा कोयला एंथ्रासाइड। प्रकृति में जो कोयला है वो हमारा खानों के रूप में प्राप्त होता है। कोयले का उपयोग भट्टियों में हम ईंधन के रूप में करते हैं और जंतुओं की हड्डी व वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर एनिमल चारकोल भी बनता है और इससे हम चारकोल भी बनाते हैं। अगला कार्बन का अपर रूप है फुलरीन्स। फुलरीन्स क्या होता है, ये कार्बन का C60, इसमें जो है कार्बन 60 जुड़े हुए होते हैं। C60 अपर रूप की खोज 1985 में की गई। इसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में उपस्थित होते हैं और ये इसकी हमारी जो है फुलरीन्स की फिगर है। ये फुलरीन्स की संरचना है। इसमें जो ऐसे एक बॉल की तरह होते हैं कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए। और ये हमारी जो है ये संरचना हमारी ग्रेफाइट की है और ये हीरे की है। तो हमने पढ़े कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, कोयला। तो ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेजफुल चीज़ें थी जो इस चैप्टर का ही पार्ट है और बोर्ड में भी आती है लेकिन NCERT बुक में नहीं दी गई हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे हम पाठगत प्रश्न।